we are going to start the respiratory tract pathology from the pathoma. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेजोफेरिंग्स की जो डिजीज़ होंगी. नेजोफेरिंग्स क्या होता है? दिस इज़ एक्चुअली द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और लोअर होता है. जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें हमारे पास वी हैव द नेज़ल कैविटी फिर लीड्स टू फेरिंग्स, ठीक है, और फेरिंग्स लीड्स टू लैरिंग्स, ठीक है. लैरिंग्स लीड्स टू, यहाँ पे लैरिंग्स तक क्या होगा, ये हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा. हमेशा याद रखना है कि लैरिंग्स तक जो होता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और जो लोअर होता है फिर लैरिंग्स लीड्स टू ट्रैकिया. यहाँ से हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुरू होता है. ट्रैकिया के आगे ब्रोंकाई होते हैं और ब्रोंकाई के आगे हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है. सो हमने सबसे पहले डिजीज़ पढ़नी है नेज़ोफेरिंग्स की. मीन्स दैट दीज आर रिलेटेड टू योर नेज़ल कैविटी एंड द फेरिंग्स. सो नेज़ोफेरिंग्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक जो हम सबसे पहले डिजीज़ पढ़ेंगे दैट इज़ राइनाइटिस. राइनाइटिस क्या होता है? इसमें हमारे पास वी हैव द आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन एंड राइन मीन्स नोज़, रिलेटेड टू नोज़, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, हमारे पास इन्फ्लामेशन हो जाएगी हमारे नोज़ की, ठीक है. नाक के अंदर क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी. तो इसको हम देख लेते हैं राइनाइटिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ राइनाइटिस? इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द नेज़ल म्यूकोजा. और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन वायरस जो हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है नेज़ल म्यूकोजा की, वो कौन करता है? एडिनो वायरस, ठीक है. हमेशा याद रखना है, MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है. मोस्ट कॉमन कॉज जो है एडिनो वायरस होता है. अब ये आपका जो है वो आपने ENT में भी ये पढ़ा होगा राइनाइटिस के बारे में, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया भी होगा कि अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है नेज़ल म्यूकोजा की तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होगी, छींकें आएंगी, ठीक है. ऑब्वियसली कंजेशन हो जाएगी नाक के अंदर. क्यों? क्योंकि हमारी ब्लड वेजल्स जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं, ठीक है, डायलेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है. परमेबिलिटी जब इंक्रीज़ हो जाती है वेज़ोडाइलेशन की वजह से तो वहाँ पे कंजेशन हो जाती है. नाक में ऐसे वो बड़ा बड़ा सा लगता है, जैसे बहुत ज़्यादा अंदर जो है वो सिक्रीशंस हैं, ठीक है, और रनी नोज़ होता है. ये तो आपको पता ही है, कॉमन कोल्ड में इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेज़ल म्यूकोजा की, ठीक है. अब इसमें एक टाइप आती है एलर्जिक राइनाइटिस. मीन्स दैट इसमें हमारे पास एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई होगी. आपको पता है बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, लाइक पोलन से किसी को एलर्जी होती है, किसी को ड्रग से एलर्जी होती है, किसी को फूड से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है. तो एलर्जी की वजह से जो हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, यू नो दैट उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, यूजिनोफिल्स होते हैं, IgE मीडिएटेड हमारे पास मास्ट सेल्स की डीग्रेडुलेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है. तो राइनाइटिस की एक सब टाइप होती है एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है. तो इसमें आपको क्या मिलते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस में हमेशा याद रखना है जब भी हमारी बॉडी में एलर्जी होगी ना तो वहाँ पे ईओजिनोफिल्स आएंगे, ठीक है. और ये हमारे पास एसोसिएटेड हो सकता है उन लोगों के साथ जिनको एस्थमा है या एक्जिमा है, ठीक है. एस्थमा के लोगों को आपको पता है उसमें भी एलर्जी पोलेंस की वजह से एस्थमेटिक अटैक्स आते हैं उनकी, वो सारी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन वगैरह और जो है कंस्ट्रक्टेड एयरवेज हो जाती हैं. तो अगर हमारे पास कोई एस्थमा का पेशेंट है तो उनके अंदर बहुत कॉमन है कि एसोसिएशन हो ऑफ द एलर्जिक राइनाइटिस के. एलर्जिक राइनाइटिस और एस्थमा के लोग मतलब एक भी हो सकते हैं, ठीक हो गया. अब हम बात करते हैं नेज़ल पॉलिप्स की. ये तो होती है ना राइनाइटिस, मीन्स कि इन्फ्लेमेशन हो गई है हमारे नेज़ल म्यूकोजा की. अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते, ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट रहती है, तो उसकी वजह से नेज़ल पॉलिप्स बन जाते हैं, ठीक है. नेज़ल पॉलिप्स क्यों बनते हैं? इसके बहुत से कॉजेज़ होते हैं, लेकिन इसका एक कॉज ये भी है कि किसी पर्सन को एलर्जी थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो है नाक के अंदर बहुत ज़्यादा एडिमा हुआ था. उस एडिमा की वजह से हमारे पास वहाँ पे इस तरह से पेडंकुलेटेड से मैसेज बन जाते हैं, या तो सिसाइल होते हैं या पेडंकुलेटेड से बन जाते हैं. इनको हम नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं. तो व्हाट इज़ नेज़ल पॉलिप? इट इज़ अ प्रोट्रूजन ऑफ द एडिमेटस इन्फ्लेम नेज़ल म्यूकोजा, के पहले से नेज़ल म्यूकोजा में इन्फ्लेमेशन थी, एडिमा हुआ था, उसकी वजह से ये प्रोट्रूड करते हैं, नेज़ल पॉलिप्स बन जाते हैं. और ये क्यों होता है? ये सेकेंडरी टू राइनाइटिस होते हैं. जिनको पहले से राइनाइटिस हो, जिनको क्या हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो. सिस्टिक फाइब्रोसिस के लोगों का आपको पता होगा उनके जो सीलियरी मूवमेंट्स होती हैं वो प्रॉपर नहीं होती हैं. आपको पता है ना कि सीलिया जो होते हैं वो हमारे म्यूकस को जो है मूव करने में हेल्प करते हैं, उनको क्लियर करने में हेल्प करते हैं हमारी नेज़ल पैसेजेस से म्यूकस को. लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस के लोगों में क्या होता है कि सीलिया में प्रॉब्लम होती है, या उनके म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉलिप्स बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है. और इसके अलावा एस्पाइरिन इंटॉलरेंट एस्थमा, ठीक है, कि एस्पाइरिन की वजह से क्या होता है कि जो लोग एस्पाइरिन लेते हैं उनको जो है एस्थमा होना शुरू हो जाता है, उनको एस्थमेटिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि एस्थमा जो है वो नहीं टॉलरेट कर सकते, ठीक है. तो अब जो है ना 3 चीज़ें आती हैं हमारे पास. अगर एक पेशेंट को ये 3 चीज़ें होंगी तो उसको हम कहेंगे कि उसको एस्थमेटिक एस्पाइरिन इंड्यूस्ड एस्पाइरिन इंटॉलरेंट एस्थमा है. वो 3 चीज़ें क्या हैं कि एक पेशेंट को एस्थमा हो, नंबर 1. दूसरा, उसको साथ में जो है नेज़ल पॉलिप्स भी हों, ठीक है, मतलब उस पेशेंट के नाक के अंदर पॉलिप्स बने हों. और तीसरा, उसको एस्पाइरिन इंटॉलरेंट राइनाइटिस हो.
एस्पायरिन इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज़म्स होंगे जब भी वो पेशेंट जो है एस्पायरिन ले तो उसको ब्रोंकोस्पैज़म स्टार्ट हो जाए। तो ये 3 चीज़ें अगर ट्रायड इनका प्रेजेंट होगा, अस्थमा, नेज़ल पॉलिप्स और एस्पायरिन इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज़म्स का, तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे दीज आर द एस्पायरिन इंटॉलरेंट एस्थमेटिक पेशेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एंजियोफाइब्रोमा। ये आपको जो है नज़र आ रही है, दिस इज़ द नेज़ल सेप्टम। ठीक है, जो दरमियान वाला होता है। आई एम नॉट गोइंग टू डू द एनाटमी हियर। यहाँ पे बस आपको पता होना चाहिए कि नेज़ल सेप्टम है और ये हमारी लेटरल वॉल ऑफ नोज़ है। आपने इसको ईएनटी में पढ़ा होगा, नेज़ल सेप्टम और लेटरल साइड ऑफ नोज़, उसके दरमियान में जो है ना ये आपके पास बिनाइन ट्यूमर है। दिस इज़ नोन एज एंजियोफाइब्रोमा। ठीक है। अभी एंजियो में आपके पास एंजियो मीन्स के रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स है, फाइब्रो मीन्स के इसमें हमारे पास फाइब्रस कॉम्पोनेंट होगा और ओमा मीन्स के ये बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है। तो एंजियोफाइब्रोमा इज़ एक्चुअली द बिनाइन ट्यूमर। और ये ट्यूमर आपको किस तरह से नज़र आता है, ये आपको पूरा बहुत ज़्यादा रेड नज़र आता है। ठीक है, बिकॉज इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। एंजियो स्टैंड्स फॉर ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स ऐसी नहीं होती जो हमारी नॉर्मल वेसल्स होती हैं जिनमें इंटिमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, ये ऐसी वेसल्स नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा लीकी वेसल्स होती हैं कि हम इनको हाथ लगाएंगे ना, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने टच किया, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इनसे, तो मीन्स के दीज आर फुल ऑफ ब्लड वेसल्स विच आर वेरी थिन वेसल्स। ठीक है, तो इसकी आपने पिक्चर याद रखनी है। सो व्हाट इज़ एंजियोफाइब्रोमा? इट इज़ द बिनाइन ट्यूमर ऑफ द नेजल म्यूकोसा, जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं, फाइब्रस टिश्यू होता है और ये ज़्यादातर मेल्स में कॉमन होता है। ठीक है, जो अडल्ट मेल्स होते हैं ना उनमें ये कॉमन होता है। और अगर आपने इसको ईएनटी में पढ़ा होगा कि ये मेल्स में इसलिए कॉमन होता है बिकॉज उनका जो मतलब हार्मोनल इशू होता है, टेस्टोस्टेरोन इंड्यूस्ड, मतलब जब एकदम से मेल्स जो हैं वो एडोलेसेंस में आते हैं ना, तो उनकी टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली इस ट्यूमर को जो है ना प्रोग्रेस करने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, और ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ एपिस्टेक्सिस होती है। एपिस्टेक्सिस क्या होती है कि नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि इतनी ज़्यादा ये ब्लड वेसल से बड़ा होता है कि अगर इनको टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा। ठीक है, इसमें इसके नाम से आपको सीधा सा नज़र आ रहा है कि आपके नेज़ल कैविटी में और पीछे फेरिंक्स में क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। और कैंसर कौन सा होगा? मेलिग्नेंट कैंसर होगा। कार्सिनोमा स्टैंड्स फॉर द मेलिग्नेंट कैंसर। मेलिग्नेंट कैंसर होगा और ये किसकी वजह से होता है? एप्स्टीन बार वायरस की वजह से। किन में ज़्यादा होता है? ज़्यादातर जो चाइनीज़ या अफ्रीकन्स होते हैं ना उनमें होता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास कार्सिनोमा होता है ना, इसमें इन्होंने बताया हुआ कि इनकी बायोप्सी जब करवाते हैं, बायोप्सी हम किनकी करवाते हैं? कैंसर की करवाते हैं ना। तो जब हम कैंसर की करवाते हैं तो उसमें हमें क्या मिलते हैं? हमें केराटिन पॉजिटिव एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स जिनमें केराटिन पॉजिटिव होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के एपिथेलियल सेल्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के, और वो केराटिन रिलीज़ कर रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस कार्सिनोमा की। ठीक है, और पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं ये। इनके पीछे क्या होता है? बैकग्राउंड होता है, द बैकग्राउंड ऑफ द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बैकग्राउंड में, मतलब इनमें लिम्फोसाइट्स होंगे। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं। ऐसे जो नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा के लोग होते हैं ना, उनको आप आइडेंटिफाई ही इस चीज़ से करते हो कि उनकी जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं ना वो इनलार्ज की होते हैं। तो वो हम इनको देखते ही गेस कर सकते हैं कि ये जो है ना मतलब इनमें नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा है। ठीक है, तो ऑफन प्रेजेंट्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। सो ये देखिए हमारे पास नेज़ोफेरेंक्स का रीजन होता है, ये हमारी नोज़ है और ये हमारा फेरेंक्स है। यहाँ पे ये कार्सिनोमा होता है एंड दिस कॉजेज द इन्लार्जमेंट ऑफ द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ये हो गया नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा। फिर हम बात कर, हमने डिजीज़ का डिस्कस कर लिया अबाउट द नेज़ल कैविटी, जिसमें हमने दो पढ़े कि अभी हैव द सबसे पहले राइनाइटिस और पॉलिप्स। उसके बाद हमने फेरिंक्स की, नेज़ोफेरिंक्स के एज अ होल देखे कि हमारे पास एंजियोफाइब्रोमा और नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेरिंग्स की जो हमारे पास होती है। ठीक है, लेरिंग्स में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एपिग्लोटिस जो होता है वो क्या होता है ना। तो इसका तो आपको पता होगा कि दिस इज़ योर एपिग्लोटिस, ये आपके बिल्कुल बैक ऑफ टंग पे होता है। और जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ये हमारी जो लैरिंग्स होती है उसको क्लोज़ कर देता है ताकि हमारा खाना जो है वो एसोफेगस के अंदर जाए, हमारी लैरिंग्स में ना जाए। ठीक है, सो ये एपिग्लोटिस होता है। इसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे कि एपिग्लोटाइटिस हो गया। ठीक है, और अगर एक्यूटली होगी तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हो गया। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास ये होता है ना, अब ऑब्वियसली क्या होगा जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी यहाँ पे, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। हमने जो नाक से सांस लेनी थी, अब जब इसकी इन्फ्लेमेशन हुई होगी यहाँ पे, तो हमारे पास एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आई होगी, ना बंदे से खाया जाएगा, डिस्फेजिया होगा। ठीक है, और ओवरऑल जो है उसके गला भी ख़राब हुआ होगा और इस तरह से ना सारे सिम्टम्स आ रहे होंगे। सो दिस इज़ द लैरिंग्स। लैरिंग्स में सबसे पहले एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है विच इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिग्लोटिस। और इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो ये कॉज करता है, दिस इज़ द एज इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और ये ज़्यादातर उन बच्चों में होता है जिनकी इम्यूनाइजेशन जो है वो नहीं हुई होती है एज इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट। ठीक है,
तो एज इन्फ्लुएंजा की आपको पता भी, अगर आपने ईपीआई स्केड्यूल पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि बच्चों की जो ईपीआई स्केड्यूल में जो इसको रखते हैं हम। उसके बाद ये है कि ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन है तो बच्चे की जो है वो फ़ीवर भी बच्चे को हुआ होगा, उसका गला भी ख़राब होगा, डिस्फेजिया होगा, खाया नहीं जाएगा, मफल्ड वॉइस होगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, इंस्पायरेटरी स्टिडर के वो जब इंस्पायरेशन करेगा, सांस लेगा तो उसके से आवाज़ आ रही होगी उसकी सांस में से, और क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट में आता है लेरेंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। इसका आपको समझ आ रहा है कि अब जो इन्फ्लेमेशन होगी वो हमारे लेरिंग्स की, हमारे ट्रैकिया की, हमारे ब्रोंकाई की इकट्ठी होगी, इसको हम क्रूप कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है दैट इज़ अ पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। यू हैव टू नो द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कि एक्यूट एपिग्लाइटिस में मोस्टली आपका एच इन्फ्लुएंजा इन्वॉल्व होता है। फिर हमने ऊपर एप्स्टीन बार वायरस देखा था कि वो आपका कॉज कर रहा था नेजोफरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास राइनाइटिस था उसमें एडिनो वायरस था। अब यहाँ पे पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो अपर एयरवे की इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है। अब ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसकी वजह से क्या होता है कि होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है, बार्किंग कफ होती है, ठीक है, और इंस्पायरेटरी स्टाइडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वोकल कॉर्ड नोड्यूल। अब वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, वो जो आपके लैरिंग्स के नीचे वो होते हैं ना, वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनसे आपकी वॉइस प्रोड्यूस होती है, उनको आप वोकल कॉर्ड्स कहते हो। वहाँ पे हमारे पास जो है क्या होता है, एक नोड्यूल बन जाता है। क्यों होता है, जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं एक्सेसिवली, जो है उनका काम ही ऐसा होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बोलना होता है दिन रात, तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ वोकल कॉर्ड्स की वजह से जो है ये सिंगर्स नोड्यूल्स बन जाते हैं। इनको हम सिंगर्स नोड्यूल्स भी कहते हैं, बिकॉज मोस्टली जो सिंगर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंग करते हैं, गाने बोलते हैं, तो उनकी जो है ना, इनके नाम से आपने इसका नाम रखा होता है। ये यूजुअली बायलेटरल होते हैं कि दोनों साइड्स में होते हैं, और इनमें हमारे पास बहुत ज़्यादा डीजेनरेटिव जो है ना कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। डीजेनरेटिव कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोल बोल के उनका जो गला होता है वो इस तरह से हो जाता है। अब इसमें भी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, और अगर हम अपने आप को मतलब रेस्टिंग ऑफ वॉइस करें, मतलब जो बोलना है वो छोड़ दें, रेस्ट करें, अपने वोकल कॉर्ड्स को रेस्ट दें, तो ये ठीक हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ लेरेंजियल पेपिलोमा, के अब लेरिंग्स के अंदर क्या होगा, एक पेपिलोमा बन जाएगा। पेपिलोमा इज़ एक्चुअली फॉर व्हाट, इसमें हमारे पास जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है ना, उसका इन्फेक्शन होता है। अब उसमें कौन से वायरसेस होते हैं, इसकी 6 और 11 टाइप्स होती हैं, और ये बिनाइन पेपिलरी ट्यूमर होता है। ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है ये बिनाइन जो है ना पेपिलरी ट्यूमर बनाता है वोकल कॉर्ड का, ठीक है। अगर अडल्ट की बात की जाए तो ये सिंगल होता है, सिंगल हमारे पास पेपिलोमा होता है, और अगर ये बच्चों में हो तो ये मल्टीपल कॉज करता है पेपिलोमास, ठीक है। मैं भी इनकी पिक्चर्स आपको दिखा देती हूँ। अब इसमें भी क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। देखिए जब भी हमारा लैरिंग्स इन्वॉल्व होगा ऑब्वियसली वॉइस में तो प्रॉब्लम आएगी, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आएगी, ठीक है। अब आता है लेरेंजियल कार्सिनोमा। लेरेंजियल पेपिलोमा वाज अ बिनाइन वन। अब जो हमारे पास ये होगा लेरेंजियल कार्सिनोमा, ये हमारे पास कैंसर होगा, ठीक है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, यूजुअली जो हमारी एपिथेलियल लाइनिंग होती है ना वोकल कॉर्ड की, वहाँ से ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा राइज करता है, ठीक है। एपिथीलियम में ही होती है ना स्क्वेमस एपिथीलियम, उसमें से हमारे पास ये कैंसर अराइज करता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल या टोबैको यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है ना उनके अंदर ये होता है, ठीक है। और कभी कभार ये हो सकता है कि जिनको पहले से लेरेंजियल पेपिलोमा था उनके अंदर लेरेंजियल कार्सिनोमा हो जाए, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी ही होगी, बिकॉज लेरिंग्स की इन्वॉल्वमेंट, और साथ में क्या होगा, पेशेंट को कफ भी होगा और स्ट्रिडर भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्रूप क्या होता है, जिसमें हमारे लैरिंग्स की, हमारी ट्रैकिया की और हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्रूप, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था। सो दिस इज़ द लेरेंजियल पेपिलोमा। इस तरह से जो है वो पेपिले बने होते हैं हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से, ठीक है। और ये लेरेंजियल कार्सिनोमा होता है, इस तरह से वोकल कॉर्ड्स के ऊपर आपके जो है वो कार्सिनोमा बन जाता है, कैंसर बन जाता है। ये पेशेंट की हम जो है वो देख रहे हैं, उसके थ्रोट की एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि पीछे उसके एपिग्लॉटिस की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है यहाँ पे। और दीज आर एक्चुअली द सिंगर्स नोड्यूल्स, जो ज़्यादा बोलने की वजह से, सिंग करने की वजह से, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वोकल कॉर्ड्स की वजह से यहाँ पे हमारे पास नोड्यूल्स बन जाते हैं, विच आर कम्पोज्ड ऑफ व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू होता है डीजेनरेटिव बहुत ज़्यादा इसमें। तो हमने अभी तक डिजीज़ पढ़ ली, नेज़ल कैविटी की, फेरिंक्स की, लैरिंक्स की, ट्रैकिया तक हम आ गए थे, ब्रोंकाई भी हम आ गए थे, क्रूप टाइप, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लंग्स की तरफ। लंग्स में हमारे पास जो है क्या होता है, आपको पता है कि ऊपर से अगर हम स्टार्ट हो जाए ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और नीचे जाके हमारे एल्ब्यूलाई होते हैं, इस तरह करके ना। और एल्ब्यूलाई के आगे क्या होता है कि हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं, जिनके साथ क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्ब्यूलाई में जाती है, और वहाँ से फिर हमारे बाहर निकल आती है, ठीक है। तो ये सारा पैसेज होता है। अब हम लंग्स की डिजीज़ पढ़ते हैं, जिसमें अभी जो हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट, दैट इज़ द निमोनिया। तो निमोनिया इज़ व्हाट, कि आपका जो एल्ब्यूलाई है ना उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाए। अब लाइक आपके जो लंग का पैरेन्काइमा है, जो कि एक्चुअली आपका स्ट्रक्चर है, जिसने एक्चुअली आपकी गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करनी है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए। एज यू कैन सी इन दिस एल्ब्यूलाई कि किस तरह से ये पस के साथ बढ़ गया है, इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो इसको
एल्विलाई को जो है ना वो पस के साथ भर देंगे। अब खुद सोचें, अगर किसी के लंग में इस तरह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, पस की एक्यूमुलेशन हो जाए ड्यू टू द बैक्टीरिया, तो क्या होगा? उनके सांस में प्रॉब्लम होगी ना बहुत ज़्यादा। तो यही हमारे पास एक्चुअली निमोनिया होता है। सो पल्मोनरी इन्फेक्शन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इन्फेक्शन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा। और ये क्यों होता है, हमारे पास निमोनिया क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास नॉर्मल डिफेंसेस हमारी इम्पेयर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल किसी की कफ रिफ्लेक्स इम्पेयर हो जाती है। कफ रिफ्लेक्स इज़ अ प्रोटेक्टिव फिनोमिना। जैसे ही हमारे अंदर जो कोई ऑर्गेनिज्म आता है तो हम उसको कफ करके बाहर निकाल देते हैं। लेकिन निमोनिया के अगर अगर कफ रिफ्लेक्स नहीं होगी तो निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारा म्यूकोसिलियरी मैकेनिज्म ख़राब हो गया, जिन्होंने सीलिया रिमूव करके हमारे म्यूकस को बाहर फेंकना था वो ख़राब हो गया, या म्यूकस प्लगिंग हो गई है, तो उसकी वजह से ये जो है ना हमारे पास होता है कि हमारे डिफेंसेस इम्पेयर हो जाते हैं। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? इन्फ्लेमेशन है तो फीवर चिल्स होगी, ओवरऑल बॉडी के सिस्टमिक साइंस भी आएंगे, प्रोडक्टिव कफ होगी जिसमें येलोइश ग्रीन कलर का बस स्पूटम आ रहा होगा, ठीक है। ब्लडी स्पूटम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बस ही हो। इसके अलावा टेक्निया होता है, ठीक है, मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। और हमारे पास जो है वो प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगी, मतलब जो लंग्स का प्लूरा होता है ना, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, उसमें पेन होती है पेशेंट को, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से। उसकी ब्रेथ साउंड्स कम हो जाएंगी। और जब हम परकशन करेंगे, मतलब वो अपने पता है वो हम फिंगर्स के साथ टैप करके चेक करते हैं लंग्स की जो है फीलिंग करते हैं उसकी कि लंग्स कैसे हैं, तो वो डल होंगी, ठीक है। और एलिवेटेड WBC काउंट होगा, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन है। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे कि हम चेस्ट की एक्सरे करवाते हैं। जैसे आजकल हम कोविड के लिए जिनको निमोनिया हुआ होता है तो हम उनकी चेस्ट के एक्सरे करवाते हैं, तो यहाँ पे हम चेस्ट के एक्सरे करवाते हैं। और जो लोग स्पूटम उनका निकल रहा होता है पस से भरा हुआ, उसकी हम कल्चर करवाते हैं, स्टेन करवाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि उनकी कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो निमोनिया कॉज कर रहा है, बिकॉज देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म जो कि निमोनिया कॉज करते हैं। अब इसके 3 पैटर्न्स होते हैं चेस्ट एक्सरे पे। लोबार्ड निमोनिया हो सकता है, ब्रोंको निमोनिया हो सकता है, और इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है, ठीक है। इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं।